अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फर्दर जो हमने वीयू के जो हैंडआउट्स पढ़ रहे थे, तो उसका लेक्चर नंबर जो हमारे पास है लेसन नंबर 25 और 26 कवर करवाऊंगा एज अ शॉर्ट लेक्चर में। ये हमने CS 507 सीरीज स्टार्ट की है। CS 507 का लेसन नंबर 25 एंड 26 आज हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है रूल्स ऑफ डीएफडी। तो रूल्स ऑफ डीएफडी क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम एज एन एनालिटिक टूल फॉलोइंग सर्टेन रूल। तो डीएफडी जो होती है बेसिकली क्या है? ये एक एनालिटिकल टूल है जो एनालाइज करता है जो भी आप डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं। तो कौन से रूल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 3 रूल्स दिए गए हैं कि आपकी डीएफडी के अंदर जो आप डायग्राम बना रहे हैं उसके अंदर ब्लैक होल नहीं होना चाहिए, ग्रे होल नहीं होना चाहिए और ब्रैकल्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, किसी भी चीज़ को अनलेबल नहीं छोड़ना, मतलब लेबल लगा कर उसको रखना है, लेबल लगाए बगैर उसको लीव नहीं करना। तीसरा, अगर हम देखें तो डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर जो चीज़ प्रोसेस के साथ एसोसिएट नहीं होगी तो उसे हम डीएफडी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो कभी भी प्रोसेस के बगैर हम उसको शामिल नहीं कर सकते। हम वही चीज़ को शामिल करेंगे डायग्राम के अंदर जो जो एज अ प्रोसेस में आएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर तो ये एक बैड प्रैक्टिस है उसकी डीएफडी की, डाटा फ्लो डायग्राम की, कि जस्ट डायरेक्टली एंटिटी जो है वो स्टोरेज के साथ रिएक्ट कर रही है। इधर देखें तो एंटिटी, सेकंड डायग्राम में देखें तो एंटिटी एंटिटी ए जो है एंटिटी बी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा रहे हैं, और दो स्टोरेज मीडिया जो हैं तीसरी डायग्राम के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इनके अंदर जो ब्लैक होल या वाइट होल या मिरेकल्स ये जो है ये आपने एलिमिनेट करने होते हैं। अगर आप ये एक डायग्राम देखें तो डायग्राम है ये इम्प्लाइज के का जो है वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो और उसकी जो डिडक्शन है और लास्ट में उसे प्रिंट निकाल के देना है कि ये आपकी जो सैलरी है, ठीक है, उस जो पे हुई है तो उसका आपने यहाँ पर ये देखना उसकी ये डायग्राम है। तो यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर एक एम्प्लाई नाम की एक एंटिटी है जो डायरेक्टली जो है वो एम्प्लाई टाइम फाइल के साथ, मतलब ये हमने एक जो ये जो हमने बनाई थी स्टोरेज मीडिया के साथ ये एंटिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक और एंटिटी बनाएंगे जो जो टाइम जो इधर से नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें सेकंड डायग्राम के अंदर हम एक क्रिएट करेंगे इम्प्लाई टाइम रिकॉर्ड को और उस रिकॉर्ड को हम जो है वो टाइम फाइल के अंदर रखेंगे। ये हमारा इसके अंदर जो था ये हम कह सकते हैं कि एंटिटी और स्टोरेज जो हैं ये उसने कहा देयर मस्ट बी द प्रोसेस बिटवीन द एंटिटी एंड स्टोरेज। तो ये आप इसको हम दूर करेंगे। इसके बाद ये है अवॉइड अ ब्लैक होल। यहाँ पे ब्लैक होल ये है कि कैलकुलेट अ ग्रॉस पे। यहाँ पर ये जो हमें टाइम फाइल से हमें जो रिकॉर्ड होगी जो सैलरी इधर आएगी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद ग्रास सैलरी डिटेक्ट होने के बाद इधर आ रही है, हालांकि ये ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल को हम किस तरीके से रिमूव करवाएंगे? ब्लैक होल को हम इस तरीके से रिमूव करवाएंगे कि टाइम रिकॉर्ड के पास जाएगी कैलकुलेट ग्रास सैलरी, और यहाँ से हम एक ऊपर मास्टर फाइल देंगे। मास्टर फाइल एक स्टोरेज फाइल, किसी भी स्टोरेज एरिया में एक मास्टर फाइल पड़ी होगी, वहाँ से ये सैलरी आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, सैलरी की इंफॉर्मेशन होगी किसी भी एम्प्लॉय की, वो आगे डिटेक्शन होंगे। अगर आपने कटौती के बगैर देनी है तो डायरेक्ट कैलकुलेट नेट पे कर लें, और अगर आपने ग्रॉस सैलरी को डिटेक्शन करवानी है तो डिटेक्शन पहले डिटेक्शन माइनस करेंगे, जो कटौती होगी वो होगी और उसके बाद हम उसको कैलकुलेट
नेट जो हमारे पास आएगी उसको हम नेट पे जो आएगी उसका हम प्रिंट पे रोल पे स्लिप जो है वो हम निकालेंगे। पे स्लिप जो है, एक तो पे स्लिप जो है वो मास्टर फाइल के अंदर दोबारा स्टोरेज मीडिया में रख दी जाएगी। दूसरा जो हम है वो हम एक एम्प्लाई को दे देंगे पे स्लिप, और एक जो है हमारे रिकॉर्ड के अंदर हम अपने रिकॉर्ड के अंदर लगा लेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है, ये हमने ईआरडी ये हमने पढ़ा था कि हम फर्दर जो हम उसकी बेनिफिट्स में पढ़ रहे थे, तो ये हमारे पास फर्दर एक नया टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। बहुत ही मजे का टॉपिक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है कि इज द डाटा मॉडल और ये डायग्राम फॉर हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। अगर हम लॉजिकली डाटा जो हम स्टोर कर रहे हैं, अगर हम उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें उस कि वो किस तरीके से जाकर स्टोर होगा, किस तरीके से उसके अंदर रिलेशनशिप्स होंगे, तो अगर हम उनको ब्रीफली अंडरस्टैंड करें तो ये ERD जो होता है हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनती है। मिसाल के तौर पर इधर अगर हम चेक करें, ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक एम्प्लाई जो है एक कंपनी एक वक्त के अंदर एक भी और एक से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकती है। ये आप पढ़ सकते हैं, कंपनी हायर मैनी एम्प्लॉयज़ वन एज मिनिमम। तो ये जो है ये कंपनी, ये जो एक कंपनी है इसको हम एक से, और ये जो मल्टीपल का निशान लगा हुआ है, एक कंपनी मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को, या ये जो एक कट लगा हुआ है इसका मतलब है एक कंपनी एक एम्प्लॉय को या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अ, वो कर सकती है, हायर कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट डायग्राम में इसका दूसरा सर्कल लगाया हुआ है उसने, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्प्लाई जो है, एक एम्प्लाई एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डिपार्टमेंट जो है एक एम्प्लाई को असाइन किया जा सकता है। एन एम्प्लॉयज मे असाइन टू द डिपार्टमेंट ओनर वन डिपार्टमेंट ओनली। बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक ही डिपार्टमेंट असाइन किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि एक HOD जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को रन करवा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास ERD डायग्राम थी। इसके बाद अगर आप इसका ये फर्दर इसको एलेबोरेट करना चाहें तो ये हमारे पास एक उन्होंने एक डायग्राम दी है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है, ये हमें समझने की बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटिटी इज अ ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। कि एक एंटिटी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन एक एंटिटी है, और इसके बाद कंपनी एक एंटिटी है, इवेंट कोई भी एक इवेंट हो सकता है, प्लांट एंटिटी है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास आ जाता है एंटिटी सेट और या एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटी सेट क्या होते हैं? एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटी ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज। तो एंटिटी सेट क्या होते हैं कि वो एंटिटीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ सेम जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो शेयर कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर ये देखें, बर्ड इज एंटिटी एंड द क्लास ऑफ बर्ड इज एंटिटी सेट। ठीक है, वैल्यू क्या चीज़ होती है? वैल्यू सेट होता है कि ये पैरामीटर्स होते हैं या रेंज होती है जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट फॉल करता है। जैसे हम कहते हैं मिसाल के तौर पर कि यहाँ से लेकर हमने 18 से लेकर 60 तक की एज के जो एम्प्लॉइज हैं वो हमने हायर करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 18 से 60 साल के दरमियान होगा हम उसी को हायर करवाएंगे। ठीक है, या वो हमें एम्प्लॉय चाहिए जिनकी उम्र 18 से 60 साल तक है, तो हम वही चुनेंगे जो 18 से, हम ना तो 18 से छोटे और ना ही 60 से बड़े। ठीक है, तो ये हमारी रेंज होती है, वैल्यू सेट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें एट्रीब्यूट टाइप्स की, तो एट्रीब्यूट टाइप्स क्या होते हैं? कुछ सिंगल या कंपोजिट हो सकते हैं। सिंगल क्या होते हैं? जिनको जिनको एक ऐसा एट्रीब्यूट
या हम ये कह सकते हैं कि सिंगल वैल्यू कंप्लीटली डिफाइन द एट्रीब्यूट, कि एक सिंगल वैल्यू वो होते हैं जिन्हें एक ही एट्रीब्यूट से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे 27 जो है ये एज को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एंटिटी के अंदर, किसी भी एंटिटी की जो एट्रीब्यूट है उसकी उसकी 27 जो है उसकी एज को शो कर रहा है। कंपोजिट में क्या है, मोर देन वन वैल्यूज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट। जैसे एड्रेस है, एड्रेस के अंदर हमारा होम नंबर आ जाता है, सिटी, पोस्टल एड्रेस आ सकता है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये जो है ये कंपोजिट हमारे पास होती है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके बाद अगर आप नल देखें तो नल ब्लैंक रीड एज जीरो वैल्यू, जिसमें कोई भी नहीं होगी वो नल वैल्यू, ब्लैंक रीड और या जीरो वैल्यूज, इसमें कोई चीज़ नहीं होगी, नल वैल्यू, ठीक है। डिराइव्ड वो होती है जिसकी बुनियाद पर हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यूनिक एट्रीब्यूट की बुनियाद पर हम जो किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दी बेसिस ऑफ, जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी यूनिक एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर, जैसे कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, स्टूडेंट आईडी है। तो अगर हम एक एक की दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन जो है ये ड्राइव्ड इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाए तो ये हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ये रिलेशनशिप आपको पता है दो एंटिटी के दरमियान में जो उनके दरमियान जो एसोसिएशन होगी हम उसे रिलेशनशिप कहेंगे, ठीक है। जो एक दूसरे के साथ उनका लेन देन होगा, मतलब एक एंटिटी का किसी दूसरे के साथ, दूसरी एंटिटी के साथ, ठीक है, तो ये हम एसोसिएशन उजागर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन वन टू वन हो सकती है, मतलब एक सुपरवाइजर जो है वो एक डिपार्टमेंट को रन करवा सकता है, ठीक है। वन टू मैनी हो सकती है। वन टू मैनी एसोसिएशन ये है कि एक इम्प्लाई एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकता है। ये मैनी की मैंने पहले बता दिया कि ये जो है ये मैनी की लामत को ज़ाहिर करता है, और ये जो सिंगल एक लाइन लगी हुई है ये वन को ज़ाहिर करती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे इम्प्लाइज जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, या मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, ये हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है 26 नंबर लेक्चर। ये हमने पहले पढ़ा था, एंटिटी क्या थी, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसको हम इस तरीके से शेप में ज़ाहिर करेंगे। एट्रीब्यूट्स को हम ये गोल ओवल शेप में ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद रिलेशनशिप्स को हम जो है दो एंटिटी के दरमियान में, ये जो हम पहले डिसीजन का साइन यूज़ करते हैं, और लिंक करवाने के लिए हम लाइन को यूज़ करेंगे, लाइन, ठीक है। इसके बाद डबल एलिप्स को हम जो है अगर आपके पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं तो हम उसको डबल लाइनिंग, डबल सर्कल से ज़ाहिर करेंगे। और अगर एम्प्लॉय आईडी है, ये एज प्राइमरी की को हम इसको यूज़ करेंगे। और डैशेस एलिप्स जो है ये रिप्रेजेंट करती है ड्राइव्ड इन एट्रीब्यूट्स को, जो हमने किसी दूसरे से ड्राइव किए होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए ये हमारे पास एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय आईडी है, नेम, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो गोल गोल दायरों में लिखे हुए हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं, लिप्स में जो लिखे हुए हैं। और ये जो रेक्टेंगल में लिखी हुई है ये एंटिटी है। तो एक एंटिटी के जो एट्रीब्यूट जो उसकी खसूसियात हो सकती है, मतलब एक बंदा है, उसकी एक आईडी है, उसका एक नाम है, उसका एक फ़ोन नंबर है, उसका हायरिंग डेट है, कब हायर हुआ था, और कॉलेज डिग्रीज हैं। तो कॉलेज डिग्री एक से ज़्यादा हो सकती है, ये मल्टी वैल्यूड है, एट्रीब्यूट है कि इसमें मैट्रिक की डिग्री, इंटर, बीएस की जितनी उसने की हुई है, तो ये मल्टी वैल्यू हो सकते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी वैल्यू से जोड़ दिया। अब एक एम्प्लॉय जो है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है, तो डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होता है, डिपार्टमेंट की एक आईडी हो सकती है, डिपार्टमेंट का एक नाम होता है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होती हैं ये हम इसको वीक एंटिटी, क्योंकि ये कम या ज़्यादा होते रहते हैं, तो हम इसको वीक एंटिटी के तौर पर ज़ाहिर करते हैं, डैशेस में ज़ाहिर करते हैं। लास्ट पे ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, और ये बहुत ही आसान है और ये पेपर में आ सकता है। ये करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जितना भी ये डिज़ाइन है ये फोकस करता है प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कि ये कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो ये उसको क्लास या किसी ऑब्जेक्ट्स में लेगा। मतलब कि जैसे अगर हम देखें, हम जैसे हम सी प्लस प्लस या जावा के अंदर क्लासेस बनाते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की क्लासेस, मतलब एक कार की क्लास बना ली। अब कार के अंदर अगर हम कहें कि उसका ब्रांड क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी की सारी
जो हम क्लासेस बनाकर यूज़ करते हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एनालिसिस एंड डिज़ाइन में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों ज़रूरी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए ज़रूरी है, अगर आप देखें तो इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है, यूज़ किया जाता है। इसके बाद प्रोग्रामिंग के अंदर इसे इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये इजीली मेंटेन हो जाती है, अपग्रेड इजीली करना हो जाता है, टेस्ट इसका इजीली, और इसके बाद इंक्रीमेंट अगर आपने डेवलपमेंट इंक्रीमेंट करना है तो वो बड़ा इजीली हो सकता है, और इसका कोड जो है वो रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल सॉफ्टवेयर होता है कि आप इसको एक सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया, अगर उसका छोटा सा मॉड्यूल अगर आप किसी दूसरे में डालना चाहते हैं, सेम मॉड्यूल है, जैसे लॉगिन का मॉड्यूल है, अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें भी लॉगिन लिखा है, दूसरा एक सॉफ्टवेयर किसी और के लिए बनाया तो अगर उसमें भी लॉगिन रखा है, तो इसका मतलब है कि उतना कोड हम रीयूज कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होता है? अब अगर हम एनालिसिस की बात करें तो द डेवलपमेंट एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ डिस्कवरी, मॉडल, स्पेसिफिकेशन एंड एवेल्यूएशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो डेवलपमेंट एक्टिविटी में क्या क्या होती है कि सबसे पहले तो डिस्कवर करना है, डिस्कवर करके उसका मॉड्यूल बनाना है, मॉड्यूल बनाकर उसकी स्पेसिफिकेशन जितने भी हैं वो आपने, और फिर बाद में उसे एवेल्यूएट उसकी रिक्वायरमेंट को करना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन हैज़ बीन डिफाइंड इन डिफरेंट मैनर्स। तो इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन को हम किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं? सिस्टम डिज़ाइन इज अ प्रोसेस और या आर्ट फॉर डिफाइनिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, कंपोनेंट एंड इंटरफेस एंड डाटा फॉर द कंप्यूटर सिस्टम टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो सिस्टम डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी आर्ट है जिसको हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या उसमें इंटरफेस या उसकी डाटा कम्युनिकेशन जो अंदर हम करवाएंगे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ये सारी सारी उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप नीचे आ जाए तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक एब्स्ट्रैक्शन है, समथिंग इन प्रॉब्लम डोमेन। किसी भी प्रॉब्लम डोमेन के अंदर कोई भी चीज़ जो अब्स्ट्रैक्शन है हम उसको ऑब्जेक्ट में लेते हैं, और वो जो अब्स्ट्रैक्शन है वो रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी भी रखती है किसी भी सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। ठीक है। ये किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्लासेस। क्लासेस क्या होती है? आप देखें, द पर्पस ऑफ क्लासेस टू स्पेसिफाई अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफाई द फीचर दैट कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ऊपर बात की थी क्लासेस, हम क्लासेस बनाकर, जैसे मैंने आपको बताया था एक कार है तो कार की जो क्लासेस है, ये कार नेम हो सकता है, कार ब्रांड हो सकता है, कार कलर हो सकता है, तो ये सारी की सारी जितनी भी है, ये जो आप जब हम एक क्लास बना लेते हैं और क्लास के आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स उसके डिफाइन कर लेते हैं, तो ये कार एक क्या होती है? क्लास होती है। तो क्लास क्या करती है? क्लास स्पेसिफाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके फीचर्स के लिहाज से, जो उसकी कैरेक्टराइज होती हैं या उसका जो बिहेवियर होता है उस ऑब्जेक्ट का, तो उसकी बुनियाद पर उसे क्लासीफाई करती है। ठीक है। जैसे हम एक क्लास है तो हम एक मतलब हम एक कहें कि कार का नाम मेहरान है, तो हम मेहरान के जो हैं वो मॉडल और वो कलर डाल दें। इसके बाद दूसरा दूसरा क्या आ जाएगा? उसी क्लास के अंदर हम जो कार की क्लास बनाई है उसी के अंदर हम मेहरान के बाद कल्टस डाल देते हैं। उसके बाद हम कल्टस का मॉडल और कल्टस का कलर, कल्टस का स्ट्रक्चर, बिहेवियर उसका डाल देते हैं। तो क्लास तो हमारी एक ही है ना, जो हम कार है, और आगे फर्दर हमने उसकी जो उसकी डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है। तो ये क्या है कि ये हम ये कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, कि ये क्लासीफाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उसकी कैरेक्टराइज और उसके बिहेवियर के ऊपर। ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो अगर हम एग्जांपल के तौर पर एक कंप्यूटर डोमेन लेते हैं, उसके अंदर अगर हम सब क्लासेस बनाना चाहें तो जैसे लैपटॉप की एक सब क्लास बना सकते हैं, कंप्यूटर एक क्लास है, तो उसके बाद लैपटॉप की एक सब क्लास हो सकती है, डेस्कटॉप, और इसके बाद लैपटॉप की जो है वो हम एक सब क्लास बना सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे।